हेलो स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, तो एक बार अपन स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन को दोबारा यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जो स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन है, हिंदी में बोलते हैं इसको श्वसन के चरण, यानी कि कौन कौन सी स्टेप में श्वसन होता है। तो इसके लिए मैंने आपको बच्चों पॉइंट बता रखे हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे आपको कहा था ब्रीथिंग, ठीक है। और ब्रीथिंग के अंदर क्या क्या थे? नंबर 1 इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ठीक है। इसको हमने कहा अंतःश्वसन और इसको कहा हमने बहिःश्वसन। ये लो बच्चों, अंतःश्वसन हो गया और बहिःश्वसन हो गया। अब यहाँ इनको मैं एक बार आपको दोबारा रिवाइज करवाऊंगा। तो ध्यान रखना, स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है, ये चीज़ अपने को यहाँ पे याद रखनी है। तो सबसे पहले देखो, हमने कंप्लीट कहा है कि हम एयर को अंदर ले रहे हैं, फिर अंदर लेने के बाद में उस एयर के साथ क्या क्या घटनाएं घटित होती है वो सारी बात की बात है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अंदर लेंगे, अंदर लेने के बाद में कुछ सेकंड के लिए हम वो रुकेगा और रुकने के बाद में हम वापस जो अंदर एयर है उसको बाहर निकाल देंगे। तो ये तो है नहीं कि हमने जो ली थी उसी को बाहर निकाल रहे हैं, कुछ तो एक्सचेंज हुआ ही है। तो वो नीचे की यहाँ स्टेप है कि वो क्या क्या होता है, ठीक है। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन यानी कि अंतःश्वसन और बहिःश्वसन को आप भली बात ही जानते हो, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि यदि जब हम खड़े एकदम नॉर्मल अवस्था में हम खड़े हैं और हम क्या करें, वायुमंडल की जो एयर है उस वायु को अपनी बॉडी के अंदर मुख के द्वारा अंदर लेते हैं, ठीक है। यानी कि श्वास को अंदर लेना क्या कहलाता है, इंस्पिरेशन अंतःश्वसन कहलाता है। और यदि उसको बाहर निकाल रहे हैं तो क्या कहलाएगा, एक्सपिरेशन बहिःश्वसन कहलाएगा। बोलो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था, देखो ब्रीथिंग की बात कंप्लीट हो गई है, ठीक है यहाँ तक। अब देखो, ब्रीथिंग के बाद में मैंने आपको ये कहा था कि जो हमारे लंग्स होते हैं उन यानी कि उनकी जो पहले की जो पूरी जो लंग्स की एनाटॉमी है वो मैंने आपको पढ़ा रखी है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये एयर जो यानी कि इंस्पिरेशन हुआ है, अंतःश्वसन हुआ है, तो अब हवा कहाँ चली गई, हमारे लंग्स के अंदर। और मैंने आपको ये कहा था कि जिस प्रकार से हमारे ऐसे लंग्स होते हैं, इस प्रकार से ऐसे, तो यहाँ पे इनकी ब्रांचें होती है ऐसे, और इस पे लगी होती है छोटी छोटी गुब्बारेनुमा संरचनाएं जिनको बोलते हैं एल्वियोलाई। और इनकी जो एल्वियोलाई की जो सतह होती है, सरफेस होती है, वो किसकी बनी होती है, स्क्वामोस एपिथेलियम की बनी होती है। तो यहाँ पर यानी कि इस प्रकार से होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है, स्क्वामोस एपिथेलियम की बनी होती है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि इसके अंदर बाहर से जब एयर आ रही है, बाहर से कौन सी आई है, ऑक्सीजन, और यहाँ से रिलीज कौन सी होगी, CO2। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करनी है कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो होता है उसमें कौन सी एयर को हम अंदर ले रहे हैं और कौन सी एयर को हम वापस बाहर रिलीज कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे समझ में आई कि जब यहाँ पर हमारे पास में इंस्पिरेशन हुआ था, इंस्पिरेशन जब हुआ है तो वहाँ पर क्या हुआ बच्चों कि बहुत सारी ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में आ गई। अब हमारे फेफड़ों में जब आई है तो यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। तो डिफ्यूजन मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, कि अधिक से कम की ओर जाना, ये था क्या, नहीं, याद रखा करो। अधिक जो है, जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो ब्लड वेसल्स है इसके अंदर ऑक्सीजन की क्या है, कमी है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा से कम की ओर आ जाएगी। इसमें CO2 ज़्यादा है और यहाँ CO2 कम है तो ये लो, ये इसके अंदर चली जाएगी। यानी कि डिफ्यूजन का मतलब होता है अधिक वॉल्यूम से कम वॉल्यूम की ओर जाना। क्लियर? इसके द्वारा क्या होता है, गैस एक्सचेंज, यानी कि ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों, गैस एक्सचेंज, ठीक है। गैस एक्सचेंज की बात हो गई। अब हमने क्या कहा कि हमने ऑक्सीजन यहाँ पे ली और ऑक्सीजन कहाँ चली गई, यहाँ इसमें वायु की कमी ज़्यादा है, ब्लड वेसल्स में कम है तो ज़्यादा से कम की ओर चली गई।
ठीक है। यहाँ इस ब्लड वेसल्स में CO2 ज़्यादा है, यहाँ वायु कूपिका में CO2 कम है, क्योंकि बाहर से जो वायु आई है उसमें CO2 कम आती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये CO2 निकल के यहाँ चली जाएगी वायु कूपिका में। फिर अपन जब सांस छोड़ेंगे तो ये फेफड़ों से होती हुई CO2 ये लो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, तो इसको बोल देंगे एक्सपिरेशन, और ये इसको जो अंदर ले रहे हैं उसको इंस्पिरेशन। दिख रहा है ना कंप्लीट ये आपको? बढ़िया दिख रहा है और बढ़िया समझने भी लेना इसको। ये तो हो गया बच्चों आपका ब्रीथिंग, यानी कि रेस्पिरेशन जो पहली स्टेप है वो। अब एक नाम आपको मैंने पहले बता दिया है, इसलिए मैं ये इतनी जो रामायण मैंने अभी आपको बताई है उसमें एक क्वेश्चन छुपा हुआ था। उस क्वेश्चन का आप आंसर ये दोगे कि ये जो एक्सचेंज हुआ ना, ये वाला कौन सा बच्चों? ये वाला वायु कूपिका और ब्लड वेसल्स के बीच में, एल्यूलाई एंड ब्लड वेसल्स के बीच में O2 एंड CO2 का, यानी कि जो गैस एक्सचेंज हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो अपनी सेकंड स्टेप कौन सी हो जाएगी? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, याद आया? ब्रीथिंग के बाद में क्या होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसके बाद में यदि आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे ये होने के बाद में ब्लड वेसल्स, ठीक है, पूरी जो अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो ये देखो यहाँ से जो ब्लड है वो उसमें CO2 भर चुकी है। अब CO2 कहाँ जाएगी? यानी कि इसको अपन थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ऐसे कि ये ब्लड वेसल्स कहाँ चली गई? ऑर्गन के पास में, ठीक है, ऑर्गन के पास में जा सकती है, या अपन कह सकते हैं इसको टिश्यू कह सकते हैं, ठीक है। अब टिश्यू के पास में भी क्या है बच्चों? कैपिलरी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन बनेगी, यहाँ पर कंडीशन बनेगी तो CO2, ये ऑक्सीजन तो यहाँ से बाहर निकल जाएगी और CO2 इसके अंदर आ जाएगी। यानी कि ये जो ब्लड वेसल्स है और ऑर्गन की जो कैपिलरीज हैं, उनके बीच में गैसों का जो एक्सचेंज होना होता है उसे अपन क्या कहेंगे? इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे? इंटरनल रेस्पिरेशन कहेंगे। तीनों बातें समझ में आ गई। ब्रीथिंग क्या होती है, कैसे होती है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, कहाँ पर होता है और किस किस के बीच में होता है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है और कहाँ पर होता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। और इसका लास्ट पॉइंट, स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन का लास्ट पॉइंट, मैंने आपको ये कहा था कि देखो ये जब सारी चीज़ें हो रही है तो यहाँ पे ये एक कोशिका है और ये कोशिका के पास में कोई कैपिलरी है, ये इसमें एक्सचेंज हो गया, इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया। अब यहाँ पे जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन जुड़ेगी मतलब अपना काम, जो इसके काम करने के लिए जो आई है वो अपना काम ये स्टार्ट कर देगी। क्या बोलते हैं इसको? यानी कि मैंने आपको शुरू में पढ़ा रखा है, ग्लूकोज प्लस O2 प्लस ATP बनाएगा और CO2 यहाँ से निकलेगी। ये रिएक्शन होती है, ये कहाँ होती है? इनसाइड ऑफ द सेल, कोशिका के अंदर होती है। और इस प्रकार का जो रेस्पिरेशन की जो स्टेप है उसको बोला जाता है बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। ये स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन हो गया है। अब देखो मैंने स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन में आपको ये 4 चीज़ें बताई है और ये चारों चीज़ें कहाँ कहाँ पर होती है और किस प्रकार से होती है वो सारी मैंने आपको बता दी है। क्लियर? इसमें आपको ये नहीं करना है कि ये केवल 4 नाम आपने रट लिए और ठीक है कि हाँ स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन हमें तो आता है बेटा, और 4 नाम रटने से रेस्पिरेशन समझ में नहीं आएगा। 4 नाम जो हैं उन चारों नामों का मतलब क्या है, इनका मीनिंग क्या है, वो यहाँ अपने समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्लियर? आपके पास लिखा हुआ है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कंप्लीट समझ में आ गया तो आगे चलें, आज का अपना स्टार्ट कर लेते हैं। चलो
आज के लिए हेडिंग लगाना, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। देखो बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या होती है कि अभी हमने ये समझा था कि स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन में कौन कौन सी स्टेप इसकी कंटिन्यू रहती है, लेकिन यहाँ पे आज अपन ये जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो ये मैकेनिज्म का मतलब होता है कि इस प्रकार से हम, यानी कि ऐसा क्या कारण होता है कि हम एक बार में तो हवा को अंदर ले लेते हैं, उसके तुरंत बाद उसको वापस छोड़ देते हैं, फिर कुछ समय बाद वापस ले लेते हैं, फिर वापस छोड़ देते हैं। तो ऐसी कौन सा इन्वायरमेंट बनता है, ऐसा क्या सिस्टम बनता है जिस कारण से हम अंतःश्वसन करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, या फिर एक्सपिरेशन बहिःश्वसन कर पाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें आपने को पढ़नी है। अभी मैंने आपको बताया है इनहेलेशन बोलते हैं, इनहेलेशन को आप बोल सकते हो इंस्पिरेशन, और एक क्या हो जाएगा एक्सहेलेशन, एक्सपिरेशन। सांस को अंदर लेना, सांस को अंदर लेना, और ये हो जाएगा सांस को बाहर निकालना, सांस को बाहर निकालना। ये है मैकेनिज्म के अंदर। अब देखो, सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कैसे संपन्न होता है, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ। सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर निकालना। ठीक है, एक बार आप ये हेडिंग लगाओ, और हेडिंग लगाने के बाद में ये दोनों पॉइंट नोट कर लो कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन इस मैकेनिज्म के पार्ट हैं, और ये कैसे संपन्न होते हैं, क्या सिस्टम बनता है, वो सिस्टम अपन पढ़ेंगे। नोट कर लिया। एक चीज़ आपको मैंने पहले ही बता दी है कि ये ब्लड वेसल्स जो है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर ग्लूकोज भी होता है और ऑक्सीजन भी होती है। अब आप सब बच्चों को पता है कि ऑक्सीजन तो आता है लंग्स से और ग्लूकोज आता है डाइजेस्टिव सिस्टम से। ये लो, ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से पता है। अब यहाँ पे अपन कहें कि ये जो मैकेनिज्म है वो कहाँ चलती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि ये जो व्यक्ति है, ये इस व्यक्ति की बॉडी है, इस बॉडी में कुछ पार्ट्स, एक पार्ट हो जाएगा ये, इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। ये वाली जो कैविटी है इसको बोलते हैं एब्डोमेन कैविटी, और ये जो कैविटी है इसको बोलते हैं पेल्विक। ठीक है, ये दो चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट करा दी है कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमेन कैविटी। ठीक है, थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या होता है, हमारे लंग्स होते हैं। एब्डोमेन कैविटी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ लिया है। ठीक है, यहाँ पे जो जनन तंत्र है या जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जहाँ पे होता है वो पेल्विक पार्ट है। ये अपन आगे पढ़ेंगे, ये आपको अभी नहीं पढ़ना है। थोरेसिक कैविटी और एब्डोमेन कैविटी, सीधी सी बात है। चेस्ट साइज थोरेसिक, पेट साइज एब्डोमिनल। क्लियर है? ठीक है, तो देखो आपने बहुत बार अनुभव ये किया होगा, आपने बहुत बार ये अनुभव किया होगा कि हमारा जो चेस्ट है वो सांस को अंदर लेते समय, इंस्पिरेशन करते समय क्या होता है, चेस्ट की साइज बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ रही है,
और जैसे सांस को बाहर निकालेंगे चेस्ट की साइज़ डिक्रीज हो जाएगी। यही तो होता है। अब देखो यहाँ पे इसके लिए हमारा जो ये रिब्स वगैरह हैं, पसलियाँ वगैरह हैं, ये क्या बनाती है, एक केज बना देती है, एक पिंजरा, जिसको बोलते हैं थोरेसिक केज, वक्सीय पिंजरा। ठीक है, थोरेसिक केज जो है, थोरेसिक केज होता क्या है, अभी मैंने आपको कहा था थोरेसिक केविटी जो है, उस थोरेसिक केविटी का आवरण आप इसको कह सकते हो कवर ऑफ थोरेसिक केविटी। ठीक है, थोरेसिक केविटी का आवरण हो जाएगा क्या, थोरेसिक केज। ठीक है, अब आप ये चीज़ देखो कि हमारे जो लंग्स हैं, उन लंग्स के बाहर और अंदर क्या है। हमारी बॉडी के, मैं आपको बता देता हूँ कि बॉडी में कौन कौन सी साइड होती है। हमारी बॉडी के जो सामने वाला पार्ट है, जैसे अपन ये कहें कि ये लो, ये एक व्यक्ति है, ये इसकी पीठ हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा वेंट्रल, ये हो जाएगा डोर्सल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। ठीक है, अग्र, पश्च, अधर और पृष्ठ, पृष्ठ सतह और अधर सतह या अग्र सतह। ठीक है, तो हमारे जो चेस्ट की साइज़ है, अपन बात कर रहे हैं कि ये अपना जो बॉडी का सामने वाला पार्ट है, ये कौन सा आ जाएगा, वेंट्रल, और पीछे बैक वाला, पीठ वाला डोर्सल। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में यदि इस थोरेसिक केज की अपन बात करते हैं, तो ये अपन ये कहें कि यहाँ पे जो लंग्स हैं, जैसे अपन डायरेक्ट काट लेते हैं इसको यहाँ से, ये लंग्स हो गए। ठीक है, इस लंग्स के बाहर की जो कवरिंग की बात करते हैं अपन, ये वाली, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी को हमने यहाँ से बीच में से काटा है ऐसे, तो ये क्या हो गई, लंग्स, और लंग्स के बाहर ये कवरिंग। अब देखो इसमें एक पार्ट तो क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम का होता है, यानी कि डोर्सल साइड में, ये कौन साइड हो जाएगी, डोर्सल साइड, और एक ये कौन सी हो जाएगी, वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड में क्या आएगी, स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम, और यहाँ पे आ जाएगा वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर। अब यहाँ पे आपको मैंने बता रखा है कि ये जो पार्ट हैं सारे लंग्स के बाहर का जो कवरिंग है, कौन सा फ्लूइड यहाँ भरा होता है, डबल लेयर जो हैं, उन सब की नामों की बात अपनी यहाँ पे हो चुकी है। क्लियर। इसमें आपको याद ये रखना है कि जो थोरेसिक केज बनेगा, जो पिंजरा बनेगा, अपन ऐसे कह सकते हैं डायरेक्ट इसको रफली कि ये एक पिंजरा बन गया अपने पास में। तो इस पिंजरे के जो ऊपर वाली साइड है, ये वाली साइड, इसको अपन कहते हैं, कह रहे हैं ऊपरी साइड, और ये जो लोअर साइड है ये, या अपन कह सकते हैं कि ये एंटीरियर, या अपन कह देंगे इसको वेंट्रल, और ये डोर्सल। आपको याद रखना है कि थोरेसिक केज के अंदर इन चारों दिशाओं में बॉडी के कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं। ठीक है। और ये जो बॉडी के पार्ट है, जैसे अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे कि हमारा जो पीठ का वाला जो साइड, जिसको अपने डोर्सल साइड कहा है, वहाँ पे तो क्या है, केज में क्या आ गया, रीढ़ की हड्डी आ गई। सामने वाला जो स्टर्नम है वो वहाँ पे क्या आ गया, वेंट्रल जो साइड है वहाँ पे क्या जाएगा, स्टर्नम आ जाएगा। ठीक है। इधर आगे की ओर क्या आ रहा है, समझ रहे हो ना, ऊपर यहाँ पे ऐसे अपन कह सकते हैं कि ये क्लेविकल हो गई। ठीक है, यहाँ क्लेविकल है, ये स्टर्नम हो गया, यहाँ रिब्स हो गई। ठीक है। लोअर साइड यहाँ पे नीचे की ओर इसके अंदर। ठीक है। सीधी सी बात याद रखना है कि ऊपर क्लेविकल है, इधर और इधर दोनों लेटरल साइड में क्या आएगी, लेटरल साइड में आ जाएगी रिब्स, और रिब्स आने के बाद में नीचे की ओर क्या है, डायफ्राम है, आगे स्टर्नम है, और पीछे की ओर क्या है, यानी कि अपनी जो पीठ है, उस पीठ के पीछे क्या आ जाएगी, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आई। एक थोड़ा सा इसका दूसरा डायग्राम मैं बना देता हूँ यहाँ पे, देखो ये बना देता हूँ मैं, इसको आप कहोगे
वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लेना कि वर्टिब्रल जो कॉलम है उस कॉलम के यहाँ पे ये हो जाएगी स्टर्नम। इसको आप क्या कहोगे? स्टर्नम। ठीक है, अब स्टर्नम में यहाँ पे रिब्स होती है, देखो थोड़ा सा इसको याद रखना ऐसे। क्योंकि जो हमारी रिब्स होती है वो इस प्रकार से कंटिन्यू चलती है ऐसे, जो पीछे की ओर एक तरफ तो किससे जुड़ी हुई है? स्टर्नम से निकल रही है और पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूँ इसको कि ये दूसरी साइड की डोर्सल हो जाएगी। ये लो, ठीक है। देखो क्या क्या देखा आपने? पीछे वाला वर्टिब्रल कॉलम हो गया और सामने स्टर्नम, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम कहाँ है? डोर्सल। स्टर्नम कहाँ है? वेंट्रल। ये दो चीज़ तो याद हो गई ना। उसके बाद में यदि अपन बात करें कि यहाँ नीचे यहाँ होता है डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम होता है। यहाँ ऊपर मैं कह रहा हूँ कि क्लेविकल बोन वगैरह हो जाएगी। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। डायफ्राम नीचे है, स्टर्नम है और वर्टिब्रल कॉलम है। इसके अलावा एक मिनट, हाँ जी बच्चों, क्या चीज़ देखी अपन ने कि अपनी डोर्सल साइड में तो क्या है, यानी कि पीठ की साइड में रीढ़ की हड्डी याद रखनी है, वर्टिब्रल कॉलम याद रखना है, आगे चेस्ट में स्टर्नम याद रखनी है, नीचे डायफ्राम, ऊपर क्लेविकल। क्लियर? एक बार आप इसको नोट कर लो या फिर थोड़ा सा और करवा देता हूँ। हाँ, एक चीज़ और इसमें कंप्लीट कर लो कि यहाँ पे यानी कि ये हो जाएगी आपकी रिब्स। कौन कौन सी? ये जो मैंने बना रखी है इस रेड कलर से, एक रेड और ये इस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये वाले, ये हो गई आपकी रिब्स। एक चीज़ यहाँ पे इसमें रिब्स के बीच में मसल्स होती है और इन मसल्स को नाम दिया जाता है इंटरकोस्टल मसल्स या इंटरकोस्टल मसल। सबको अपन कहेंगे इंटरकोस्टल मसल्स। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये जो थोरेसिक केज होता है वो इनसे मिलके बना होता है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो डायग्राम यदि आपके समझ में आ गया कंप्लीट, तो ये थोरेसिक केज समझ में आ गया। इसको मैं आपको एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ डायग्राम पे फोकस करना कि मान लो कि जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरी जो थोरेसिक जो केज है, इस थोरेसिक केज में यहाँ सामने की ओर मेरी जो ये सामने की साइड, उसको अपन क्या नाम देंगे? वेंट्रल साइड। ठीक है, वेंट्रल साइड देंगे। तो मेरी थोरेसिक केज का वेंट्रल साइड में आगे क्या है? स्टर्नम है, ये रहा। यानी ये अपन कह सकते हैं कि मैं ऐसे खड़ा हूँ तो ये मेरी स्टर्नम आ गई। ठीक है, मेरी पीछे की जो थोरेसिक केज का जो पीछे का पार्ट है वो क्या जाएगा? वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी आ जाएगी। तो मेरा ये जो वेंट्रल और डोर्सल दोनों की बात हो गई। अब दोनों के बीच में यहाँ जो बोन्स जुड़ी हुई है उनको अपन नाम दे रहे हैं रिब्स। उन दोनों बोन्स, जैसे ये दोनों बोन्स है, इनके बीच में यहाँ जो मसल्स लगी होती है उसको अपन नाम क्या दे रहे हैं? इंटरकोस्टल मसल कह रहे हैं। और यहाँ नीचे की ओर यानी कि एब्डोमेन के बीचों बीच क्या होता है? डायफ्राम होता है। और ये जो सिस्टम बनाया ना बच्चों, ये सिस्टम ही क्या करवाता है? इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। क्लियर? इसको आप रोक कर नोट कर लो एक बार, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसको रोक लो और लिख लो।
हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको नाम, ये जो अपने डायग्राम में जो चीज़ें समझी है उसको मैं नोट कर देता हूँ कि कौन कौन से इसमें बने होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे thoracic chamber is made up, यानी कि थोरेसिक चेम्बर किससे बना हुआ है, मेड अप ऑफ, ठीक है। सबसे पहले बोलते जाओ, स्टर्नम, वेंट्रनली और वर्टिब्रल डॉर्सली, रिब, लेटरल और नंबर 4 डायफ्राम, लोअर साइड। देखो 4 चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट की है और चारों चीज़ें मैंने आपको बता दी है। एक बार नहीं समझ में आया अभी तक भी तो एक बार दोबारा देख लेना कि स्टर्नम वेंट्रल साइड में, वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी पीछे डोर्सल पृष्ठ साइड में, रिब कहाँ होती है, लेटरल होती है और डायफ्राम कहाँ होता है, लोअर साइड में नीचे की ओर होता है। क्लियर है? ये 4 पॉइंट नोट करो। उसके बाद में मैं आपको इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की बात बता देता हूँ। नोट करो फटाफट। लिख लिया? यदि अब भी ये नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो आप इसको पीछे करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। और एनसीईआरटी के साथ साथ आपको पढ़नी भी है। देखो इंस्पिरेशन कब होता है और एक्सप्रेशन कब होता है, ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ अभी, ठीक है। इंस्पिरेशन और एक्सपीरियंस देखना, इसको अपन समझेंगे ऐसे कि यह हमारे पास में गुब्बारा है, ठीक है। दोनों तरफ मैं यही डायग्राम बना के आपको बताऊंगा। ये मेरे पास एक गुब्बारा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि जो एयर है इसका जो प्रेशर होगा यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पर जो प्रेशर है वो कम है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ज़्यादा कहाँ जाएगा, ये लो, यानी कि अंदर का प्रेशर कम और बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, यानी कि ये हो जाएगा इन्वायरमेंट वायुमंडल का प्रेशर और ये हो जाएगा लंग्स का प्रेशर, ठीक है। ऐसे ही अपन बात करें कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट का जो प्रेशर है वो तो कम है और यहाँ जो लंग्स का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, तो बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब कि जब मैंने अंदर की ओर श्वास लिया तो मेरे अंदर क्या हुआ, फेफड़ों में वायु भर गई और बाहर का जो दाब है वो यानी कि जो मेरे अंदर का जो दाब है फेफड़ों का वो बाहर के दाब से क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। तो सीधी सी बात है कि जैसे जब मैंने मान लो कि बाहर से एयर को उठ लिया, अंदर फेफड़ों को मैंने भर लिया, तो अंदर मेरे जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया और बाहर क्या हो गया, कम हो गया। तो प्रेशर के अकॉर्डिंग यानी कि जो वायु का वो प्रवाह है वो किधर होगा, अधिक से कम की ओर। तो मेरे को ऑटोमेटिक क्या करना पड़ेगा, जो वायु है वो बाहर निकल जाएगी, यानी कि बिना किसी मसल्स में कांटेक्ट किए, ठीक है। तो मेरे को कुछ नहीं करना है, आप एक काम करना कि आप अपने अंदर सांस को भर लो ऐसे, आप कुछ समय रोकने के बाद आपसे ऑटोमेटिक एयर क्या होगी, बाहर निकल जाएगी,
आई बात समझ में? तो ये तो क्या होता है, प्रेशर के अकॉर्डिंग, यानी कि जिसका जो सापेक्ष जो दाब है वो दाब जहाँ पर ज़्यादा होगा और जहाँ पर कम होगा तो अधिक से कम की ओर ये चला जाएगा। ऐसे ही होता है, यानी कि जब हमने इंस्पायरेशन किया था तब बाहर का दाब ज़्यादा था, अंदर का कम था। जब हमने एक्सपायरेशन किया तो अंदर का दाब ज़्यादा है, वो बाहर का दाब कम है। ये होता है। इसको भी आप एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में नोट कर लेना इसको। कर लोगे ना इसको? यहाँ पे मैंने दो चीज़ बताई, एक लंग्स का प्रेशर और एक इन्वायरमेंट का प्रेशर। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि लंग का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है और इन्वायरमेंट का जो प्रेशर है वो कम है, तो क्या होगा, एक्सपिरेशन, बहिःश्वसन। और इसका उल्टा कर दो, लंग का प्रेशर कम एंड इन्वायरमेंट का प्रेशर ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, इंस्पिरेशन। ये लो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अब समझ में आ जाए, नोट कर लो इसको। कर लिया? देखो बच्चों, इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, जब हमें अंदर वायु लेनी होती है तो ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें एटीपी का यूज होता है, यानी कि हमें एटीपी खर्च करनी पड़ेगी। तो ये एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब एटीपी का यूज हो रहा है, सक्रिय प्रोसेस है। इसके अंदर कितना टाइम लगता है, 2 सेकंड। और अपन कहें ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन का मतलब होता है अंतःश्वसन के दौरान क्या घटित होता है। अंतःश्वसन के दौरान इंस्पिरेशन क्या है बच्चों, अंतःश्वसन के दौरान क्या होगा कि एक तो हमने पढ़ा था डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, ये क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट। इनमें क्या हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा मैं बता देता हूँ। आप एकदम नॉर्मल कंडीशन में बैठ जाओ, नॉर्मल में बैठे हो। अब आपको क्या करना है, अपने अंदर हवा भरनी है। हवा भरनी है मतलब पेट कहाँ चला गया, अंदर। पेट अंदर तभी जाता है जब डायफ्राम संकुचित होता है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, संकुचित हो रहा है। पहली बात समझ में आ गई। हमारी जो पसलियाँ हैं उनकी साइज बढ़ती है, यानी कि अंदर का आकार बढ़ेगा। तो जब इंट्राकोस्टल मसल्स जब कॉन्टैक्ट होती है तो पसलियाँ क्या होती है, फैल जाती है। पसलियाँ जब फैलेगी तो अंदर का आकार बढ़ जाएगा। क्लियर? ये तो हो गया इंस्पिरेशन की बात। अब अपन बात करते हैं एक्सपिरेशन की। एक्सपिरेशन के लिए क्या कहेंगे, एक तो ये पैसिव, जिसमें एटीपी का यूज नहीं होता। यहाँ पे बच्चों जो टाइम यहाँ लगता है वो होता है 3 सेकेंड। पैसिव प्रोसेस है, टाइम 3 सेकेंड लगता है। दूसरी बात, यहाँ पे किसी भी मसल्स में किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे हुआ था उसका उल्टा हो जाएगा। डायफ्राम एंड आईसीएम बोलते हैं इनको, इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स। क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। ये लो, ठीक है। ये समझ में आ गया था। नॉर्मल अवस्था में आप बैठे हुए थे, दोनों को एक बार आप रियलाइज़ करना अपने बॉडी के अंदर कि हम नॉर्मल अवस्था में बैठे हैं, अपने को अंदर हवा भरनी है। तो पेट अंदर चला गया, चेस्ट बाहर आ गया,
पेट अंदर गया, डायफ्राम में संकुचन, चेस्ट बाहर आ गया, इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन। इसको वापस रिलीज करेंगे, पेट वापस नॉर्मल कंडीशन में आ गया, चेस्ट वापस नॉर्मल कंडीशन में आ गया, डायफ्राम भी शिथिल हो गया और इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या हो गई, शिथिल हो गई। ये हो गया अपना मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इंस्पिरेशन क्या होता है, एक्सपिरेशन क्या होता है, थोरेसिक केज क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स या कौन कौन से पार्ट यहाँ मिलके थोरेसिक केज को बनाते हैं, एंटीरियर कौन सा है, पोस्टीरियर कौन सा है, वेंटर कौन सा है, डोर्सल कौन सा है, इंस्पिरेशन के दौरान कौन कॉन्ट्रैक्ट होता है, कौन रिलैक्स होता है, एक्सपिरेशन में कौन कॉन्ट्रैक्ट होता है, कौन रिलैक्स होता है। तो याद रखना यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि इसमें किसी भी प्रकार की मसल्स में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, किसी भी मसल्स में, ठीक है। और क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन कब होगा, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाएगी। नोट कर लो आप इसको, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।